अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईरान की सबसे ताकतवर फ़ौज पासदारान इनकलाब फ़ोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी कौन है? क्या ये मोसाद के एजेंट है? ये सवाल इसलिए और इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया में इस पर बहस भी हो रही है क्योंकि मोसाद ने अपनी रिवायत के ख़िलाफ़ अपने ट्विटर हैंडल पर आकर लिखा है कि इस्माइल क़ानी मोसाद का एजेंट नहीं है। इस्माइल क़ानी जो ईरान की सबसे ताकतवर फ़ौज पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ है और कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद वही इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन पर इससे पहले भी कई मरतबा शक किया गया, कई मरतबा ख़बरें सामने आई कि उनको उनके ओहदे से हटाया गया है, कई मरतबा ख़बर सामने आई कि उनकी शहादत हो चुकी है। पिछले दिनों यानी 13 जून को जब इसराइल ने ईरान पर पूरी क़ुव्वत के साथ हमला किया था और ईरान के तमाम टॉप कमांडर को इसराइल ने शहीद कर दिया था, तो उस हमले में भी ये खबर सामने आई थी कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी की भी शहादत हो गई है। लेकिन एक हफ्ते के बाद इस्माइल क़ानी सामने आते हैं और कहते हैं मैं ज़िंदा हूँ। उसके बाद वो तेहरान की सड़कों पर नज़र आते हैं, नमाज जनाजा में भी शिरकत करते हैं, रैलियों में शिरकत करते हैं और इन तमाम तरह की सरगर्मियों के बाद अब मोसाद का बाज़ाब्ता बयान सामने आ जाता है कि इस्माइल क़ानी हमारा एजेंट नहीं है। और ये जो मोसाद का जुमला है, ये जो मोसाद की वजाहत है, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। ईरान में मोसाद के जो एजेंट है उसके हाथ बड़े लंबे हैं, बहुत दूर तक ये लोग पहुंचे हुए होते हैं और कई मरतबा पता तक नहीं चल पाता। पासदारान इनकलाब जो ईरान की आम आर्मी से एक अलग हैसियत रखती है और 1979 में ईरान में इनकलाब के बाद इस आर्मी की तश्कील दी गई, जिसकी तरबियत अलग अंदाज में की गई है, जिसका मिजाज अलग है, जिसकी ट्रेनिंग अलग है, उस आर्मी में भी ईरान के ख़िलाफ़ मोसाद के बहुत सारे एजेंट पाए जाते हैं, इसराइल के एजेंट पाए जाते हैं और उन एजेंटों की वजह से ही ईरान की आर्मी के अहम कमांडरों की शहादत हुई है, कई मरतबा उनके टॉप लीडर्स की शहादत हुई है। शहीद इस्माइल हनिया की शहादत भी पासदारान इनकलाब में मौजूद मोसाद के एजेंटों की वजह से हुई। और अब इस्माइल क़ानी के हवाले से इस तरह का तबसरा सामने आ गया है, इस तरह की खबरें गर्दिश करने लगी है। आपको याद होगा साल 2024 में जब शाम में मौजूद ईरान की एम्बेसी पर इजराइल ने हमला किया और उसमें कई टॉप कमांडर की शहादत हो जाती है, उस दौरान भी वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए खबरें सामने आई थी कि खबर को लीक करने में इस्माइल क़ानी का हाथ है। इसी तरह जब साल 2024 में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत हो जाती है, इजराइल की आर्मी को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वहाँ पर हमला हो जाता है, तब भी ये खबर सामने आती है कि इस्माइल क़ानी ने ही जासूसी की थी, उन्होंने ही इस खबर को लीक किया था। वेस्टर्न मीडिया ने यह खबर भी चलाई कि इस्माइल क़ानी को उनके ओहदे से हटा दिया गया है और वो गायब हैं। और जब इस तरह की तमाम खबरें चल रही थी, उसके बाद जब दिमश्क से ईरान के अहम कमांडर की लाशें तेहरान पहुंचती है तो उस जहाज़ से बाहर इस्माइल क़ानी भी निकलते हैं, अपने हाथों का हवा में लहराते हैं और फिर पूरी दुनिया की मीडिया में उनकी तस्वीर सामने आती है। और ईरानी मीडिया की तरफ से कहा जाता है कि वेस्टर्न मीडिया ने जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया था कि जनरल इस्माइल क़ानी को उनकी जिम्मेदारी से हटा दिया गया है, उनसे उनका ओहदा छीन लिया गया है और वो रुपोश हो चुके हैं, ये सच्चाई नहीं है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। जनरल इस्माइल क़ानी एक मिशन पर मामूर थे, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे। ईरान की आर्मी की जो तारीख़ है उसमें जनरल कासिम सुलेमानी का नाम बहुत बड़ा है, क्योंकि ईरान के मिसाइलों की जो ताकत है या ईरान ने जो गोरिल्ला वॉर में अपने आप को आगे बढ़ाया है, इसी तरह ईरान ने कई सारी मिलिशिया को जो तैयार किया है, जिस तरह यमन में, इराक़ में, सीरिया में या लबनान में, या इसी तरह हमास को ईरान का पूरा सपोर्ट मिलता है, तो इन सब में जनरल कासिम सुलेमानी का बहुत बड़ा रोल था और 2020 में अमेरिका ने एक हमला करके उनको शहीद कर दिया। जनरल कासिम सुलेमानी की जो जिम्मेदारी थी कि जगह जगह मलेशिया को तैयार करना, उनको टेक्नोलॉजी देना, उनको आगे बढ़ाना, ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी जनरल इस्माइल क़ानी को। उसके अलावा हाल के दिनों में खबर भी सामने आई है कि कासिम सुलेमानी के जो एडवाइज़र थे या कह लीजिए उनके जो असिस्टेंट थे, मुआविन थे, हर वक्त उनके साथ रहते थे, हालिया दिनों में इसराइल के हमले में उनकी भी
भी शहादत हो गई है। अब जनरल इस्माइल कानी ही इस हवाले से सबसे बड़े चेहरे थे, उनका नाम सबसे बड़ा था। अब उनके हवाले से इस तरह का तबसरा गर्दिश करने लगा है। ईरान ने अभी तक इस हवाले से कोई भी वजाहत जारी नहीं की है कि मोसाद के इस बयान में कितनी सच्चाई है, हकीकत है या नहीं है। ईरान के जो कुछ एक्सपर्ट हैं, जिसको अल जज़ीरा ने शाये किया है, दूसरी जगहों से ये खबरें सामने आई, जिसमें कहा गया कि दरअसल इज़राइल इस तरह का स्टेटमेंट जारी करके ईरान को नफसियाती जंग में ढकेलना चाहता है, ईरान पर नफसियाती दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि पिछले दिनों में या ख़ास तौर पर अभी जो ईरान और इसराइल की लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में 13 जून को इसराइल ने जिस तरह ईरान को नुकसान पहुंचाया, टॉप कमांडर्स को शहीद कर दिया, उनकी लोकेशन लीक हो चुकी थी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शहीद कर दिया, और अब ताज़ा रिपोर्ट आई है कि 900 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई है इसराइल के हमले में ईरान में, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, 100 से ज़्यादा ख़वातीन शामिल हैं, और 60-70 आर्मी या न्यूक्लियर प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखने वाले शामिल हैं। तो इनमें जासूसी नेटवर्क का बड़ा किरदार था, मोसाद का बड़ा किरदार था। मोसाद ने मिसाइल की फैक्ट्री बना रखी थी, कारखाना बना रखा था, वर्कशॉप खोल रखा था, जगह जगह मोसाद का दफ्तर बना हुआ था, टॉप लीडर्स तक इनके लोग पहुँचे हुए थे, जर्नलिस्ट की शक्ल में, पॉलिटिशियन की शक्ल में, लॉयर्स की शक्ल में, साइंटिस्ट की शक्ल में, इंजीनियर की शक्ल में। यानी ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसमें कई साइंटिस्ट ऐसे पाए गए जो मोसाद के एजेंट थे। तो इन लोगों ने यहां तक रसाई हासिल कर ली थी। अब ऐसे में ईरान में इन दिनों जासूसी नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। रोज़ाना 20-25 लोगों को ईरान में जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। पिछले दिनों एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब तक ईरान में 700 जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने इजराइल के लिए काम किया है, मोसाद के लिए काम किया है, और अब ये जो डेटा है और ज़्यादा बढ़ चुका है। टोटल फिगर फ़िलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन रोज़ाना ईरानी मीडिया में खबरें सामने आती है कि आज 20 को गिरफ्तार किया गया, कभी 30 को गिरफ्तार किया गया, और ये सब इजराइल के लिए जासूसी करते हैं या मोसाद के एजेंट के तौर पर ये सब पकड़े जाते हैं। 6-7 को तो फांसी भी दी जा चुकी है, और फांसी दिए जाने का मतलब ये है कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए होंगे, इन पर जो इल्ज़ाम था वो जुर्म में तब्दील हो गया होगा, और इसलिए उनको तख्ते-दार पर ईरान ने लटका दिया। अब ऐसे में जनरल इस्माइल कानी पर ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, तो इसके पीछे दो बात हो सकती है कि इजराइल ईरान पर यह दबाव बनाए कि जो जासूसी का निज़ाम है, जो नेटवर्क है, बहुत मजबूत है, और जो उसका सरबराह है, जो टॉप कमांडर है, वही मोसाद का एजेंट है, और मोसाद के नेटवर्क को ईरान में ख़त्म करना ईरान की हुकूमत के बस का नहीं है। इजराइल का ये मोटिव और मकसद और मिशन हो सकता है। यह भी हो सकता है कि सच में जनरल इस्माइल कानी इजराइल के एजेंट हो, मोसाद के एजेंट हो, उसके लिए काम कर रहे हों, और जब इस तरह कहा जाएगा तो दुनिया में ये तबसरा और रद्द अमल सामने आएगा कि अगर वो उनके जासूस होते तो फिर क्यों उनका नाम लिया जाता, क्यों उस तरह जाहिर किया जाता, और इस तरह जाहिर करने का मतलब ये है कि उनको ओहदे से हटाया जाएगा, और फिर ईरान की हुकूमत, ईरान के दानिशवरान, वहाँ की एजेंसी कहेगी कि इसका मतलब है कि इजराइल हमारे जो टॉप कमांडर्स है उनके ट्रस्ट को हमसे ख़त्म करना चाहता है, हमारा जो अपना टॉप कमांडर का ग्रुप है उनको हम उनके ज़िम्मेदारियों से, उनके ओहदों से हटा दें, उन पर शक करें, और इस तरह ईरान की आर्मी कमज़ोर हो जाए, या फिर वही शक की वजह से हमारे ख़िलाफ़ हो जाए। तो ये इजराइल का मंशा होगा, ये उसकी नीयत होगी, और उसके कहने पर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारे अंदर ही टूट फूट शुरू हो जाएगी। इसलिए इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी, और जो इजराइल है उसका एजेंडा भी आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन कुछ भी हो सकता है, दुश्मन जो लड़ाई के मामले में कई तरह की जो चालें अपनाता है, कई तरीके के रास्ते अपनाए जाते हैं, और कुछ भी किया जा सकता है। और ये जो सच्चाई है, हकीकत वो ये कि इजराइल की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका जासूसी का मजबूत नेटवर्क होना या मोसाद का होना। यह अलग बात है कि गज़ा पट्टी में मोसाद, शिनबीट और इजराइल की जितनी खुफिया एजेंसी वो सब नाकाम हो चुकी है, और ये लोग अभी तक अंदाज़ा नहीं लगा सके हैं कि कहाँ कहाँ सुरंगें हैं, कहाँ कहाँ टनल है, और कहाँ हमास ने हॉस्टेज को छुपा रखा है। और यही वजह है कि आज भी अगर एक सुरंग को, एक टनल को तबाह करने में इजरायली आर्मी को कामयाबी मिल जाती है, तो इजरायली आर्मी
اس کی ویڈیو بناتی ہے، پوری طرح اس کو شوٹ کیا جاتا ہے، باضابطہ پریس کانفرنس کر کے اسرائیل کی آرمی پوری دنیا کو دکھاتی ہے کہ دیکھو اسرائیلی آرمی نے حماس کی ایک سرنگ کو تباہ کر کے کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ لیکن ایران میں موساد کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے اور اسی موساد کی مضبوطی کی وجہ سے اسرائیل کو کامیابی مل جاتی ہے، ورنہ ایسے اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے کسی بھی ملک کی آرمی سے جنگ لڑنا، اس میں کامیابی حاصل کرنا یا سامنے والے کو شکست دینا۔ حالیہ دنوں میں یعنی 13 جون سے 22 جون تک جو لڑائی، یا کہہ لیجیے 24 جون تک جو لڑائی چلتی رہی ایران اور اسرائیل کے بیچ میں، تو اس میں اسرائیل اپنی ایئر فورس کی طاقت کا اظہار کر رہا تھا اور دوسری طرف ایران اپنے میزائل سے حملے کر رہا تھا اسرائیل پر، اور اسرائیل میں میزائل حملے نے جو تباہی مچائی، جو بربادی مچائی، پوری دنیا اس کی گواہ ہو چکی ہے۔ اب جاسوسی کا یہ جو معاملہ ہے ایران کے لیے بہت سیریس ہو چکا ہے۔ اب یہ بہت اہم ہوگا، دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران اس مسئلے پر کیسے قابو پاتا ہے، لیکن اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ موساد کے جو ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے جو جاسوس ہیں، وہ ایران میں بہت دور تک پہنچے ہوئے ہیں، ٹاپ کمانڈرز تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور پچھلے دنوں ایک خاتون کی اسٹوری میں نے بتائی تھی، پھر ایک بار تذکرہ کر دیتا ہوں اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا، کہ پیرس کی ایک یہودی خاتون اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی ہے، مسلمان سے شادی کرتی ہے، شیعہ اسلام کو اپناتی ہے، جس کا نام ہے کیتھرین، اور پھر وہ ایران جا کر بڑے بڑے ٹاپ لیڈرز تک پہنچ جاتی ہے، ان کی خواتین تک پہنچ جاتی ہے، بیڈ روم تک پہنچ جاتی ہے، لوکیشن حاصل کر لیتی ہے، کئی ٹاپ لیڈرز کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہونے لگتا ہے، وہ ایڈوائزر تک بن جاتی ہے، اور سارا سیکرٹ جان لینے کے بعد وہ واپس لوٹ جاتی ہے پیرس، اور پھر کہتی ہے ٹائمز آف اسرائیل میں آرٹیکل لکھ کر کے کہ میں تو یہودی ہی ہوں، میں اسرائیل پر بلیو کرتی ہوں، میں زیونزم کے ایجنڈا کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں، اور میں نے ایران میں وہاں تک ایکسیس حاصل کر لیا جہاں تک کسی کے لیے پوسیبل نہیں تھا، کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اور یہ سب میں نے اپنی شاندار چالوں کے ذریعے کیا۔ تو جاسوس جو ہوتے ہیں ان کا الگ انداز ہوتا ہے، اور موساد اور اسرائیل اس میں بہت آگے ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا پرسنل آبزرویشن کیا ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر فالو کر لیجئے۔